नमस्ते छात्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम संज्ञा का आखिरी भेद सीखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने संज्ञा के 4 भेद सीखे हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा का आखिरी भेद सीखने वाले हैं, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर भाववाचक संज्ञा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, ये बात हम जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, असल में भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं फलक पर आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है। जिस शब्द से हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी आदि के गुण, भाव, दशा तथा अवस्था के बारे में पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा किसे कहना है? भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हमें यह बताती है कि वाक्य में आने वाला जो शब्द हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के अंदर होने वाले भाव, उनके व्यक्तित्व के गुण या फिर उनकी अवस्था, इनके बारे में जानकारी देते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के मन की भावना दर्शाने वाले शब्द, या फिर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के व्यक्तित्व के अंदर होने वाले गुण दर्शाने वाले शब्द, या फिर व्यक्ति, वस्तु, प्राणी कौन सी अवस्था में है, उस प्राणी, वस्तु, व्यक्ति की अवस्था दर्शाने वाले शब्द। मतलब जो शब्द व्यक्ति, वस्तु और प्राणी की अवस्था दर्शाते हैं, उसके गुण दर्शाते हैं, या फिर उनके मन में होने वाली भावनाएं दर्शाते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। संक्षेप में हम इसे ध्यान में रख सकते हैं कि वाक्य में आने वाले जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के व्यक्तित्व के गुण, उनकी भावनाएं, उनके मन के भाव तथा वह कौन सी अवस्था में है, इन बातों की जानकारी देते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फलक पर कुछ भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण लिखे हैं, जैसे कि महंगाई, दया, प्रेम, बचपन, बीमारी, अच्छा, ईमानदार, अभिमान, साहस, क्रोध आदि। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अब देखिए, परिभाषा हमें यह बताती है कि जो शब्द हमें वस्तु, व्यक्ति या फिर प्राणी, अब वस्तुओं के मन में भावनाएं नहीं होती है, वस्तुएं निर्जीव होती है, उनमें भावनाएं नहीं होती है। तो प्राणी और व्यक्ति, जो प्राणी होते हैं और जो इंसान होते हैं, इन दोनों के मन में कौन कौन से भाव होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इंसान के मन में या फिर प्राणी के मन में एक दूसरे के प्रति दया होती है, प्रेम होता है, करुणा होती है, अभिमान होता है, घृणा होती है, क्रोध होता है। ये सारे जो भाव है, ये मन की भावनाएं हैं। हर इंसान के मन में, हर प्राणी के मन में दया है, अभिमान है, उसके बाद घृणा है, क्रोध है, ममता है, करुणा है। ये इंसान के या फिर प्राणी के मन में होने वाली भावनाएं हैं। ऐसी भावनाएं दर्शाने वाले, भाव दर्शाने वाले शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञाएं। परिभाषा में हमने देखा है कि भाव दर्शाने वाले शब्द, अब मैंने आपको बताया कि भाव कौन से होते हैं। गुस्सा है, प्रेम है, करुणा है, ममता है, अपनापन है, या फिर घृणा है, अभिमान है, ये सारे भाव है। ऐसे शब्द, ये सारे शब्द मतलब भाव दर्शाने वाले सारे शब्द भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्ति या फिर प्राणी के गुण दर्शाने वाले शब्द। अब व्यक्ति और प्राणी में अलग अलग तरह के गुण होते हैं, जैसे कि ईमानदारी है, अच्छाई है, बुराई है, सच्चा है, झूठा है, ये उसके गुण हैं। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ गुण होते हैं, आप लोगों को मालूम है। कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कुछ प्राणी ईमानदार होते हैं, तो कुछ व्यक्ति और कुछ प्राणी झूठे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, ये उनके व्यक्तित्व के गुण हैं। मतलब मनुष्य और प्राणी दोनों के व्यक्तित्व के गुण दर्शाने वाले शब्दों को भी हम भाववाचक संज्ञा ही कहते हैं। अब देखिए,
परिभाषा का आखिरी शब्द है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर प्राणी की अवस्था दर्शाने वाले शब्द। दशा और अवस्था मतलब वह व्यक्ति, प्राणी, वस्तु कौन सी स्थिति में है, कौन सी अवस्था में है। एकाध वस्तु, एकाध प्राणी या फिर एकाध व्यक्ति की अवस्था या फिर उसकी स्थिति दर्शाने वाले शब्दों को भी हम भाववाचक संज्ञा ही कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि जब हम छोटे थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तब हम शिशु की अवस्था में थे। शिशु, बालक, सबसे पहले हमारी अवस्था थी, स्थिति थी शिशु की अवस्था, हम छोटे बच्चे के रूप में थे। उसके बाद हम थोड़े से बड़े हो गए, हम बचपन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब हम किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब हम उससे बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, तब हम युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं। और कुछ दिनों बाद जब हम थक जाते हैं, तब हम बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच जाते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन की अवस्थाएं, व्यक्ति कौन सी अवस्था में है, ये दर्शाने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बचपन में है, युवा अवस्था में है, बुढ़ापे में है, ये अवस्था दर्शाने वाले शब्द। ये आयु के बारे में अवस्था है। अब दूसरी कुछ अवस्था ऐसी हो सकती है कि कुछ व्यक्ति बीमार है, कुछ व्यक्ति तंदुरुस्त है, हट्टे कट्टे है। मतलब व्यक्ति बीमार है, यह उसकी अवस्था दर्शाने वाला शब्द बीमारी। बीमारी भी भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति तंदुरुस्त है, तंदुरुस्ती भाववाचक संज्ञा है। तो आप सभी लोगों के ध्यान में एक बात आ चुकी होगी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहना है। भाववाचक संज्ञा हमें तीन चीजें बताती है। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के अंदर होने वाले गुण, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, झूठा, अच्छा, बुरा, ये गुण है, गुण दर्शाती है। इंसान और प्राणी के मन में होने वाली भावनाएं दर्शाती है। जैसे कि भावनाएं कौन कौन सी है? दया है, प्रेम है, गुस्सा है या फिर घृणा है, ये सारे भाव है, अभिमान है, ये भावनाएं हैं। और तीसरी बात यह है कि तीसरी बात हमें यह जो भाववाचक संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की अवस्था या फिर उसकी स्थिति दर्शाती है कि वह ठीक ठाक है या उसकी तबीयत खराब है, वह कौन सी अवस्था में है, ठीक ठाक अवस्था में है या नहीं है, तंदुरुस्त है, बीमार है, बचपन में है, बुढ़ापे की अवस्था में है। मतलब भाववाचक संज्ञा हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर प्राणी, इनके गुण दर्शाती है, इनके मन के भाव दर्शाती है और इनके अंदर होने वाली अवस्थाएं या फिर इनकी अवस्थाएं दर्शाती है। मतलब हम संक्षेप में बता सकते हैं कि जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के गुण, भाव तथा उनके अवस्था का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्द देखते हैं। महंगाई, आजकल महंगाई खूब बढ़ रही है। मतलब महंगाई यह आज के समाज की अवस्था है, स्थिति है। आज का समाज कौन सी अवस्था में है? महंगाई की अवस्था में है, महंगाई की स्थिति में है। दया, प्रेम, दया और प्रेम यह इंसान के और प्राणी के मन के भाव है, भावनाएं हैं, ये भावनाएं हैं। बचपन, बीमारी, बचपन और बीमार अवस्था है। बचपन छोटा बच्चा या फिर शिशु की अवस्था, बचपन की अवस्था। बीमारी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बिगड़ चुकी है, हम बीमार हैं। मतलब ये दो शब्द हमारी अवस्था दर्शाते हैं, स्थिति दर्शाते हैं कि हम कौन सी अवस्था में हैं, कौन सी स्थिति में है। उसके बाद देखिए अच्छा, ईमानदार। अच्छा और ईमानदार ये दो शब्द हमारे गुण दर्शाते हैं। किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के अंदर होने वाला गुण दर्शाया जाता है कि यह अच्छा है, यह ईमानदार है, गुण दर्शाने वाले शब्द। अभिमान, साहस, क्रोध आदि। अब देखिए अभिमान यह भावना है, साहस यह गुण है कि शेर साहसी होता है, मतलब शेर में साहसी गुण है। पिताजी को अपने बेटे पर अभिमान है, मतलब पिता के मन की अवस्था है, पिता के मन में बेटे के प्रति अभिमान है, मन की भावना दर्शाने वाला शब्द अभिमान। साहस गुण दर्शाता है। क्रोध, परीक्षा में अच्छे अंक न मिलने पर पिताजी अपने बेटे पर काफी क्रोधित हुए, मतलब अच्छे अंक न पाने के कारण पिता के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, मतलब क्रोध यह मन की भावना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। उदाहरण के लिए पहला वाक्य देखिए, कुत्ता बड़ा ईमानदार प्राणी है। परिभाषा में हमने देखा भाववाचक संज्ञा हमें बताती है कि जो वाक्य में आने वाला जो शब्द हमें व्यक्ति, वस्तु और प्राणी का गुण, उसका भाव या फिर उसकी अवस्था दर्शाता है।
गुण, भावना और अवस्था दर्शाने वाला शब्द। अब जरा वाक्य का निरीक्षण कर लीजिए। कुत्ता मतलब प्राणी है। अब देखिए प्राणी में गुण दर्शाया है, भाव दर्शाया है या फिर उसकी अवस्था दर्शाई है। देख लीजिए यहाँ पर कुत्ता बड़ा ईमानदार प्राणी है। ईमानदार यह उसमें होने वाला गुण है। कुत्ता प्राणी कैसा होता है? ईमानदार होता है, मतलब कुत्ते में ईमानदारी का गुण होता है। ईमानदार यह शब्द उस प्राणी का गुण दर्शाता है और हमने देखा है गुण दर्शाने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए, लोगों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। लोग मनुष्य को आपस में रहते समय, समाज में रहते समय झगड़ा किए बगैर एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहना चाहिए। मतलब हर लोगों के बीच में आपस में प्रेम के संबंध होने चाहिए, प्यार भरे संबंध होने चाहिए, स्नेह के संबंध होने चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों के मन में कौन सी भावना होनी चाहिए? एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। मतलब प्रेम यह शब्द इंसान के मन की भावना दर्शाता है। ईमानदार गुण दर्शाता है, प्रेम भावना दर्शाता है। तो हर पिता को अपने बेटे पर अभिमान होता है। अब देखिए पिता मनुष्य है, मनुष्य के मन में कौन सी भावना है? हर पिता के मन में अपने बेटे के प्रति कौन सी भावना होती है? अभिमान की भावना होती है। मतलब हर पिता को अपना बेटा अच्छा लगता है। मतलब पिताजी के मन में होने वाली भावना दर्शाने वाला शब्द है अभिमान। अभिमान ये शब्द इंसान के मन का भाव दर्शाता है। आगे देखिए दोस्तों, रामू कल बीमार था। रामू संज्ञा है, व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है। अब यह रामू नामक व्यक्ति कौन सी अवस्था में था? बीमारी की अवस्था में था। मतलब रामू कौन सी स्थिति में है? बीमार स्थिति में है, ठीक ठाक नहीं है। अब बीमारी यह शब्द रामू की अवस्था दर्शाता है, रामू की स्थिति दर्शाता है। देखिए क्या छात्रों, रामू कल बीमार था, मतलब रामू की कल अवस्था कौन सी थी? रामू कल कौन सी स्थिति में था? बीमारी की अवस्था में था, बीमारी की स्थिति में था। मतलब व्यक्ति की स्थिति यहाँ पर दर्शाई है। रामू नामक व्यक्ति कल बीमारी की स्थिति में, अवस्था में था। और स्थिति अवस्था दर्शाने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अब देखिए मैं सर्वनाम है, खुद के लिए हमने इस्तेमाल किया है। मैं उसे यह भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वनाम है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी बचपन की अवस्था से जानता है, मतलब काफी दिनों से जानता है। जब वो छोटे थे, छोटी अवस्था से लेकर वह उसको पहचानता है। मतलब बचपन यह शब्द उस व्यक्ति की अवस्था दर्शाता है जिस व्यक्ति को हम पहचानते हैं। मैं उस व्यक्ति को बचपन से जानता हूँ, मतलब काफी दिनों से जानता हूँ। जब वह बचपन की अवस्था में था तब से मैं उसे पहचानता हूँ। मतलब बचपन यह शब्द उस व्यक्ति की अवस्था दर्शाता है और अवस्था दर्शाने वाले शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आखिरी उदाहरण देखिए दोस्तों, आज बाजार में महंगाई काफी बढ़ गई है। अब देखिए हम सब्जियां खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, तो बाजार में जाने के बाद हम देखते हैं कि बाजार का माहौल जो है वह काफी महंगाई से भरा हुआ है। आज हर एक चीज की कीमत बढ़ रही है। मतलब आज हमारे देश की आर्थिक अवस्था कैसी है? महंगाई भरी है। मतलब देश की आर्थिक अवस्था दर्शाने वाला शब्द है महंगाई। यहाँ पर हम देश को एक वस्तु का नाम दे सकते हैं। देश और राष्ट्र की अवस्था कैसी है? महंगाई से भरी हुई है। मतलब महंगाई यह शब्द देश की स्थिति, देश की अवस्था दर्शाता है कि देश कौन सी अवस्था में है, कौन सी स्थिति में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने सीखा कि भाववाचक संज्ञाएं हमें व्यक्ति, वस्तु और प्राणी के अंदर होने वाले गुणों के बारे में जानकारी देते हैं। गुण दर्शाने वाले शब्द होते हैं। व्यक्ति वस्तु के मन में होने वाली भावनाएं दर्शाने वाले शब्द होते हैं, भाव दर्शाने वाले शब्द होते हैं। और व्यक्ति वस्तु प्राणी कौन सी अवस्था में है उसकी स्थिति दर्शाने वाले कुछ शब्द होते हैं। मतलब व्यक्ति वस्तु प्राणी के भाव, स्थिति, अवस्था, इनके बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही देख लेते हैं। यहाँ पर संज्ञा के भेद, यह जो उपभेद था या फिर यह जो हमारा व्याकरणिक घटक था वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। संज्ञा के भेदों में हमने कुल मिलाकर 5 भेद देखे हैं। जैसे कि पहला भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा,
दूसरा भेद था जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद था समूहवाचक संज्ञा, चौथा भेद था पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा भेद था जो कि आज हमने आखिरी सीखा, भाववाचक संज्ञा। अगर हमें सवाल पूछा जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं और कौन से हैं, तो संज्ञा के भेद 5 हैं जो मैंने अभी बताए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में सिखाई गई सारी बातें आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। अगले वीडियो में हम नया व्याकरणिक घटक लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए रुक जाते हैं। धन्यवाद।